हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का थर्ड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना ना भूलिए। मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इससे पहले हम स्टमक के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल पूरा फिनिश कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिसीज़ जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से 5 ग्लैंड थे, तो मैंने 2 ग्लैंड्स जो थे वो अब पिछले टॉपिक में आपको समझा दिए। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझा दिया था। इसमें 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में हर टाइम सलीवा प्रोड्यूस होता रहता है। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारा सलीवा प्रोड्यूस होता है। हमारी पूरी लाइफ में इतना सलीवा प्रोड्यूस होता है कि एक नॉर्मल साइज़ का स्विमिंग पूल आधा जो है वो फिल हो सकता है। इतना हमारी बॉडी में पूरी लाइफ टाइम में सलीवा प्रोड्यूस हो जाता है। तो सलीवा जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टोटल 6 सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि 3 पेयर्स होते हैं। 2 तो हमारी टंग के नीचे होते हैं। जब आप टंग ऊपर की तरफ उठाओ तो उसमें आपको 2 वाइट कलर के ग्लैंड्स मिलेंगे, वो सलीवरी ग्लैंड्स हैं। और 2 जो है वो लेफ़्ट चीक में है और 2 जो है वो राइट चीक में है, यानी कि टोटल 6 सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इसका मतलब काफ़ी सारा सलीवा प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं लीवर की। तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसका वेट 1.2 केजी से 1.5 केजी तक हो सकता है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी कहाँ होता है? जो हमारी लास्ट रिब होती है वहाँ से ही ये स्टार्ट होता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। तो इसके 2 लॉब्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। लेफ़्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जहाँ पे भी लीवर का डिस्कशन होगा वहाँ पे हेपेटिक वर्ड यूज़ होगा। तो हमारा लीवर जो है वो हेपेटिक सेल्स का बना होता है। हर लॉब जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ कवर्ड होता है, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब बात करते हैं गाल ब्लैडर की। तो गाल ब्लैडर क्या होता है? ये बाइल जूसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये सारे के सारे जाते हैं गैल ब्लैडर। एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, पतली मस्कुलर थैली होती है, जिसको गैल ब्लैडर बोलते हैं। इसके अंदर से जो मटेरियल बाहर निकलता है, जिस ट्यूब के थ्रू ये बाहर निकलता है, हम उसको डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर यानी सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो लीवर का और गैल ब्लैडर का डक्ट आपस में एक ही जगह पे कंबाइन होता है, उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। यानी कि लीवर से निकलने वाला मटेरियल का रास्ता और गैल ब्लैडर से निकलने वाला रास्ता आगे जाके सेम हो जाता है, कॉमन हो जाता है। हम उस कॉमन रास्ते को, कॉमन डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी की। बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि पेनक्रिया से निकलने वाला डक्ट और लीवर से निकलने वाला डक्ट आपस में एक ही जगह पे कंबाइन होते हैं, तो हम उसको कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और आगे जाके इनके आगे स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। स्फिंक्टर एक नैरो पाथ होता है, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। इस स्फिंक्टर को हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज जो है वो लीवर के जस्ट नीचे होता है और ये बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो ये एक्चुअली कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, ड्यूडेनम पोर्शन जो होता है, तो वो एक यू शेप का, सी शेप का एक जो लिम्ब बनाता है, उसके अंदर ये फिट होता है। तो इसके जो ये पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो इसके बाद आएगा उसके वहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, जो प्रोटीन को और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
तो एंडोक्राइन पोर्शन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। अब पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। फूड हमारा डाइजेस्ट कैसे होता है। हमारा खाना दो तरीके से डाइजेस्ट होता है, पहला है मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल प्रोसेस। पहला है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है कि खाना अच्छी तरह से चबाया जाता है, टीथ और टंग इसमें हमारी हेल्प करते हैं, सलीवा को आपस में मिक्स करते हैं और सलीवा के साथ मिक्स होके खाना बहुत ही स्मूथ हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, क्योंकि सलीवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि खाने को लुब्रिकेट कर देता है और फूड पार्टिकल्स को अच्छी तरह से आपस में मिला देता है। तब ये एक बॉलस बन जाता है। बॉलस का मतलब निवाला बन जाता है। बॉलस जो है वो फेरिंग्स से होते हुए ऑइसोफेगस में जब जाता है तो एक पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट में ये ऑइसोफेगस से स्टमक में जाता है। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट यानी मस्कुलर मूवमेंट जो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और मूवमेंट करती है। केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में मैकेनिकली खाना डाइजेस्ट होता है। केमिकल प्रोसेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स अपना काम करते हैं जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। तो खाना जो डाइजेस्ट होने का काम है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है जब सलीवरी अमाइलेस यानी कि सलीवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलीवरी अमाइलेस, वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम करता है। लगभग 30% स्टार्च जो है वो हमारी जो सलीवा होता है, माउथ होता है, उसके अंदर ही ख़त्म हो जाती है। तो स्टार्च का जो टूटना है, हाइड्रोलाइज होना है, जिसमें वो मेल्टोज में कन्वर्ट होती है और मेल्टोज आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लाइजोजाइम्स सलीवा में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो कि इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। खाने के साथ कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं तो लाइजोजाइम उनको ख़त्म कर देता है। अब पढ़ते हैं काइम के बारे में। काइम क्या होता है। स्टमक के अंदर कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ जूसेस प्रोड्यूस होते हैं और साथ में खाना मिक्स हो जाता है। इस मिक्सचर को हम काइम बोलते हैं। तो 4 से 5 घंटे तक खाना जो है वो हमारे स्टमक में स्टोर रहता है और काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाइल का क्या काम है खाने के को डाइजेस्ट करने में। बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है बाइल। तो बाइल एक एंजाइम का काम करता है, एक इमल्सीफायर का काम करता है जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। जैसे साबुन फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। तो बाइल जो है वो एल्कलाइन होता है। ये भी उसी तरीके से फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होता है। प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, इनको भी आगे डिवाइड करना होता है। तो जब काइम इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। काइम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो पैनक्रियाज के अंदर से अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट। लिपिड और फैट्स भी टूटते हैं तो वो डाई और मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और लाइपेज नाम का एंजाइम जो है वो फैट्स को तोड़ता है। पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से आपको पता होगा कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियसिस नाम का एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और कुछ दवाइयाँ मेडिसिन को भी एब्जॉर्ब करना। तो इसका काम होता है म्यूकस को पैदा करना जहाँ से खाना जो है वो उसके साथ चिपक जाता है, खाने को लुब्रिकेशन होता है खाने का। अगर खाना लुब्रिकेट होगा तभी तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड खाना जो है वो फेसिस के रूप में सीकम में पहुंचता है, सीकम से कोलोन में, कोलोन से फिर आगे रेक्टम में पहुंचता है और रेक्टम से वो खाना लास्ट पॉइंट जो होता है एनस, उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन की बारी है। एब्जॉर्ब कैसे होगा।
डाइजेस्ट होने के बाद खाना जब एब्जॉर्ब होता है, एक्चुअली क्या होता है कि डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको इंटेस्टाइनल मुकोसा के थ्रू ब्लड में पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो तीन तरह से होता है। पहला कि कुछ थोड़ी मात्रा में मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड वगैरह, ये सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। दूसरे सब्सटेंसेस ग्लूकोज अमीनो एसिड, कुछ और ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हैं वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तीसरा जो वाटर है, वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट वाटर जो है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो एक्टिव प्रोसेस होते हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये भी एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये क्योंकि वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, फैट्स वाटर में डिजोल्व नहीं होती, तो इसलिए ये ब्लड के अंदर सीधे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। खाना जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है एलिमेंट्री कैनाल में? खाना जो एब्जॉर्ब होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो माउथ में भी हो जाता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। माउथ में कैसे एब्जॉर्ब होता है? कुछ दवाइयाँ जो है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाती है, माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। जो टंग का निचला हिस्सा होता है और माउथ के अंदर जो मिकोसा होता है वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है जो ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, दवाइयों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्टमक में खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है? वाटर, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल ये स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद खाना जब एब्जॉर्ब होता है, एक्चुअली क्या होता है कि डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको इंटेस्टाइनल मुकोसा के थ्रू ब्लड में पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो तीन तरह से होता है। पहला कि कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? फैटी एसिड असिमिलेशन, खाना एब्जॉर्ब हो चुका है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि खाना इंजेस्ट हुआ यानी कि खाना बॉडी में गया, उसके बाद खाने का डाइजेशन हुआ, फिर खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, अब खाना असिमिलेट होगा यानी अपना काम करेगा, ब्लड में चला गया, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। अब खाना ब्लड में चला गया, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन कैसे देगा, ये काम है असिमिलेशन। सबसे लास्ट में है इजेशन यानी कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। तो रेक्टम से अगला जो एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम एनस बोलते हैं, उसी के थ्रू बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ वाटर अब्जॉर्ब करके, कुछ मिनरल्स अब्जॉर्ब करके जो वेस्ट मटेरियल है वो कुछ लुब्रिकेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बाहर निकलना आसान होता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की थ्रू बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन। वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश। तो पहले है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो लीवर की एक प्रॉब्लम है, जिसमें लीवर बहुत ज़्यादा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, इतना बाइल जूस प्रोड्यूस करता है कि ये स्किन में और आइज़ में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन और आइज़ का कलर जो है वो येलो हो जाता है। वॉमिटिंग, जिस रास्ते से खाना बॉडी में स्टमक में गया था अगर उसी रास्ते से बाहर निकल जाए तो हम उसको वॉमिटिंग बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन है यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको जो स्पाइनल कोड है या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ब्रेन का वो पार्ट, वो इसको कंट्रोल करता है। जब हमें कोई घबराहट होती है तो हम वॉमिटिंग करते हैं। अब है डायरिया। तो डायरिया जो है वो एक्चुअली इसको हम आम लैंग्वेज में लूज़ मोशन बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना, बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है उसमें। जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल था उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड ऐड हो चुका है, बहुत ज़्यादा वाटर ऐड हो चुका है। ये तब होता है जब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन होती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। सबसे लास्ट में है इजेशन यानी कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। तो रेक्टम से अगला जो एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम एनस बोलते हैं,
उसी के थ्रू बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ वाटर अब्जॉर्ब करके कुछ मिनरल्स अब्जॉर्ब। अब है इंडाइजेशन। खाना कई बार हमने कम खाया होता है या नहीं खाया होता, तब भी हमें पेट जो है वो भरा हुआ लगता है। कभी एसिडिटी या गैस प्रॉब्लम होती है, हम उसको इंडाइजेशन बोलते हैं। ऐसे लगता है जैसे पेट भरा हुआ है बट हमने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया। इस ये प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत ज़्यादा एंजाइम्स या बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने की वजह से भी हो सकता है। अब यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। ये थी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।